हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल हियर। आप देख रहे हैं निखिल एजुकेशन एरिना। चल रही है हमारी जीएसटी की सीरीज़ जिसका नाम है आइडेंटिटी फुल कोर्स। हम हैं एक मूवी जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी, उसका पार्ट 1 कर चुके हैं। ये है पार्ट 2, यानी कहना है से इन शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सीरीज़ जीएसटी फुल कोर्स। ओके, सो चलिए फटाफट टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हल्का सा याद दिला दूँ, हमने लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट टाइम हमने जीएसटी की बेसिक बहुत सारी बातें सीखी थी और साथ में हम सीख रहे थे कि सप्लाई मतलब क्या। तो हमने क्या सीखा था? वी लर्नड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। वी ऑल्सो लर्न द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी एक्ट। वी ऑल्सो लर्न समथिंग लाइक दैट कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम सप्लाई में नहीं ले रहे, टैक्स को लिवाई नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे इमीडिएटली हमने कल बात की थी कि देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कहाँ दिए हैं? एक्सेप्शन शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। यानी शेड्यूल 1 में वो 4 बातें हैं जिन 4 बातों के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। आई रिपीट, नॉर्मली हम कब लेते हैं सप्लाई का या टैक्स कब लिवाई करते हैं? जब गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हो रहा हो अगेंस्ट कंसिडरेशन, तब जीएसटी का टैक्स लिवाई करते हैं। बट ये कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं कि भैया कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मान लेंगे। आप सप्लाई मान लेंगे मतलब जीएसटी भी मांग लेंगे। समझियो कि नहीं? तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा शेड्यूल 1 पे। शायद आज सिर्फ शेड्यूल 1 कर पाएंगे, उसके बाद वाला पार्ट, थर्ड पार्ट शायद फाइनल पार्ट होगा इसी पर्टिकुलर चैप्टर का। बट ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा टाइम लेगा, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, आराम से बैठ जाइए, हाथ में पॉपकॉर्न ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, बिकॉज मैंने वहाँ बहुत कुछ बताया कि मेरा तरीका क्या होगा पढ़ाने का, मेरा सिस्टम क्या होगा, मैं किस तरह से मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, किस तरह से रिकैप यूज़ करता हूँ, किस तरह से बोर्ड नोट्स यूज़ करता हूँ, सब बता रखा है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा इस लेक्चर के पहले। चलिए, ये 2 पॉइंट हमने कर लिए रिकैप से। अब हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, डीम्ड सप्लाई। हम आ गए यहाँ पे डीम्ड सप्लाई में। नाउ बाकी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मेन डिस्कस क्या करना है कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं। आई रिपीट, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं हो, समथिंग इन रिटर्न नहीं हो, तो भी हम लोग क्या मान लेते हैं? स्टिल वी कंसिडर इट एज सप्लाई। गौर से देखिए, फर्स्ट चीज़ क्या है? हाँ जी, फर्स्ट चीज़ क्या है? परमानेंट ट्रांसफ़र। मेरा पेन कहाँ है? ये रहा। परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। ध्यान से देखिए, हर वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बिकॉज ये शेड्यूल 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? परमानेंट। मतलब क्या टेम्पररी ट्रांसफ़र यहाँ पे कवर हो रहा है? नहीं, परमानेंट ट्रांसफ़र। परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है। मतलब सिर्फ किसी को देना या ट्रांसफ़र करना ही नहीं, अगर आपने खुद आग लगा दी उसकी बात भी यहाँ पे हो रही है, डिस्पोजल की बात भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऑफ बिजनेस एसेट। अब डिस्पोजल मतलब से आग लगाना नहीं होता, आपने किसी को सरेंडर कर दी, एसेट दे दिए, व्हाट्सएवर द केस में भी। कौन से एसेट की बात हो रही है सर? तो सबसे पहले क्या चाहिए? बिजनेस एसेट। सेकेंड, उसके ऊपर आपका आईटीसी लिया हुआ होना चाहिए। आप सर, आप तो इनिशियल लेक्चर्स में हैं, आईटीसी मतलब क्या होता है हमें पता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यही मान के चलूँगा कि आपको जीएसटी में कुछ नहीं आता। अब देखो, जो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकलशिप अच्छे से कर रहे हैं, इज्जत के साथ कर रहे हैं, उनको पता है आईटीसी क्या होता है। डमी वालों, आपको तो नहीं पता होगा आईटीसी क्या होता है। ध्यान से सुनो, मस्ती कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई अपने दिल पे मत लेना। ओके, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल में समझा रहा हूँ। आईटीसी का एक सेपरेट चैप्टर है जो हम आगे करेंगे, जो इन डेप्थ फुल चैप्टर है, डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आईटीसी क्या होता है उसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सपोज करो आप हैं, आपने किसी से कुछ परचेज किया। एक सेकेंड, व्हाट यू डिड वाज, ये रहा मेरा पेन। ओके, हम मैंने क्या किया? सपोज मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है, कितने का परचेज किया?
100 रुपये का परचेज किया। अब अपने एग्जाम्पल के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन हमारा जीएसटी रेट हमने ले लिया 10%, सिर्फ समझने के लिए। 10% हमने जीएसटी उस बिल में उसमें ऐड करके दिया होगा उसने। तो कहना है जिससे परचेज किया उस 110 रुपीज़ का बिल दिया होगा। अब कहना है यही सामान को जब मैं बेचूंगा तो इसमें मैं कुछ भी अतरम पुतरम फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा या नहीं करूंगा, व्हाट्स ऑफ द केस में भी मैं इसको कहना है मैं इसको बेच सकता हूँ 150 रुपये में। मान के चलते हैं वापस जीएसटी 10% है, तो कहना है मैं अपने सेल्स बिल में ऐड करूंगा 10% का जीएसटी विच इज़ 15 रुपीज़। मेरा फाइनल इनवॉइस वैल्यू क्या बन जाएगा, ज़रा सोच के बताना, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या बनेगा फाइनल वैल्यू। सर आप कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो, लो 165 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये तो आपने इनवॉइस दे दिया, आपने ये पैसे पूरे के पूरे कस्टमर से ले लिए। अब करते हैं गवर्नमेंट का हिसाब। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गवर्नमेंट, मेरा तरीका ऐसे ही है, मैं बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। गवर्नमेंट का हिसाब, अब गवर्नमेंट के हिसाब में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई साहब तो तूने सेल किया है 150 रुपये का, ज़रा उसका 15 रुपये मेरे को दे दे। गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना। तो कहना है दिस इज आउटपुट टैक्स पेएबल। तो सरकार इतना मांगने गई, वैसे ही तुम बोले रुको सरकार, मैंने जो परचेज किया था ना उस पर 10% यानी कि 10 रुपीज़ वहाँ पे दिया था मैंने 100 रुपये के ऊपर, प्लीज़ वो तो लेस करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, इसी ट्रांजेक्शन का पार्ट था वो। मैंने कहा ठीक है कर ले लेस बेटा। तो कहना है ये 10 रुपया जो मैंने परचेज पे दिया था वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो बताओ गवर्नमेंट अब मुझसे नेट कितना लेगी, 5 रुपये। तो ये 5 को क्या बोलूँगा, नेट टैक्स पेबल। ठीक है सर, ये जो 15 रुपया सरकार ने मांगा, जो 10 रुपये आपने लेस कर पाए ना, जो 10 रुपया लेस कर पाए ना, इसी को बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब क्या होता है, जो आपने माल परचेज किया होगा या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया होगा, उसके अंदर जो टैक्स है, इनपुट जो परचेज किया वो जो टैक्स है उसके अंदर वो, यानी कि वहाँ का जीएसटी क्रेडिट, यानी कि उसका मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। मुझे 15 देना था, 10 का क्रेडिट ले रहा हूँ और 5 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आईटीसी होता है। ठीक है सर, अब बताओ कहना क्या चाह रहे थे, सुनो ध्यान से देखो। प्रोविजन क्या कहता है कि आपने अपने बिजनेस के एसेट परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आपने उन एसेट का आईटीसी भी क्लेम किया था। सर क्या आईटीसी क्लेम करना ऑप्शनल है? देखो अपन इन डेप्थ तो नहीं जा रहे बिकॉज वो एक सेपरेट चैप्टर आएगा, बट कमिंग टू आईटीसी, वो क्लेम करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है आपको क्लेम करना है कि नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट अब आप बोलोगे सर क्लेम करके तो फ़ायदा होता है, हम तो क्लेम करेंगे ही ना, ऑफ कोर्स हम क्लेम करेंगे, बट किसी की सिचुएशन में हम क्लेम नहीं करते बिकॉज हम क्या देखते हैं, जैसे आईटीसी में आप पढ़ोगे, अगर आपने कोई एसेट पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो उस पर आईटीसी तो आपको मिलता है, मगर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। बिल में तो आएगा आपका जीएसटी नंबर के सामने, बट आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ बात हो रही है बिजनेस एसेट की और बात हो रही है आईटीसी की। अगर आपने बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफ़र कर दी है परमानेंटली, उस पर आपने आईटीसी ले रखा था, तो हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे डीम्ड सप्लाई। एक सेकंड ध्यान से सुनो, मैं वापस रिपीट करता हूँ। बिजनेस एसेट, आपने अपने बिजनेस के एसेट किसी को ट्रांसफ़र कर दिए जिस पे आपने आईटीसी लिया था, और ये ट्रांसफ़र आपने फ्री किया, फ्री, तो हम क्या बोल लेते हैं कि भले ही आपने फ्री में सप्लाई किया, हम क्या मान देंगे कि ये तो डीम्ड सप्लाई है और हम इस सप्लाई के ऊपर आपका जीएसटी चार्ज कर देंगे। सर इसको प्लीज़ एग्जांपल लेके समझाएंगे। मैंने कहा लो बच्चों आ जाओ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर परचेज किया था, मैंने कंप्यूटर परचेज किया था। सर कितने का? अपन सस्ती चीज़ें खरीदते ही नहीं है। 1 लाख का कंप्यूटर परचेज किया था। उस 1 लाख में ना ऐसा समझ लो कि उस पर 18% जीएसटी था। ठीक है, लेकिन 18% के लिए फिर अपने को कुछ जगह दिक्कत आएगी, कैसे निकालना पड़ेगा। अपन समझ लेते हैं अभी अपने टाइम पास के लिए कि जीएसटी क्या था, जीएसटी 10% का जीएसटी था। तो कितना आएगा 10% जीएसटी? 10,000 रुपीज़, एकदम सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो कहना से 1,10,000 रुपये मैंने शॉपकीपर को दे दिए होंगे। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू ये मैंने शॉपकीपर को दे दिया। अब क्या हुआ,
देखो सरकार तुमसे क्या चाहती है और क्या जानती है कि वो तुम्हें ये जो तुमको मौका देगी ना यहाँ पे लेस करने का, वो मौका तुम्हें क्यों दे रही सरकार मालूम है? क्योंकि सरकार तुमको मोटिवेट कर रही है कि तुम उस एसेट को बिजनेस में यूज करो, उससे बिजनेस आगे बढ़ाओ, दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करो, फलो फूलो। सरकार तुमको ये सब आशीर्वाद देने के नाम पे आईटीसी देती है, तथास्तु। तुमने क्या किया? तुमने इसी एसेट को, इसी कंप्यूटर को, जब मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त, मैंने कहा ये दोस्त सुनना, ले मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने इसको एक गिफ्ट दे दिया। ध्यान से देखो, पीसी लिया क्यों था? बिजनेस के लिए। और इसीलिए मैंने जो मेरे को सेल्स टैक्स भरना था उसमें से मैंने उस कंप्यूटर का आईटीसी भी लेस किया ताकि मैं अपना टैक्स क्रेडिट लेके टैक्स कम भरूं। तो गवर्नमेंट को तो मैंने क्या बोला सरकार को, सरकार मैंने बिजनेस के लिए लिया, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप मेरे को आईटीसी दे दो। मैंने आईटीसी ले लिए, मैंने आईटीसी के मजे ले लिए और गिफ्ट किसको दे दिया? मेरे दोस्त को। सोच के बताओ, अगर तुम गवर्नमेंट होते तो जनाब दुख नहीं होता क्या तुमको? अवश्य होता। गवर्नमेंट बोलती कमबख्त, तुझे कंप्यूटर का आईटीसी क्यों देने दिया था? बिजनेस करने के लिए। तू तो बांटते फिर रहा है एसेट को। तो भाई तू बांटते फिर रहा है ना, तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि ये डीम्ड सप्लाई है। तुम बोलोगे सर गिफ्ट दिया है, इस पे जीएसटी क्यों मांग रहे हो? भाड़ में गया, गिफ्ट दिया क्या दिया है? तूने उस एसेट पे आईटीसी क्लेम किया था ना? बोल किया था कि नहीं किया था? किया था सर। जब आईटीसी क्लेम किया था, बिजनेस में यूज कर रहा है क्या अभी? नहीं सर, मैं तो गिफ्ट कर दिया, फ्री में कर दिया। तो भाई साहब कहानी खत्म, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। साहब मैंने कंसिडरेशन लिया ही नहीं। अरे मत ले कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 का पैरा 1 में कवर होता है डीम्ड सप्लाई। समझ में आता है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब यहां देखो, ठीक है। अब लेकिन ये याद रहे, चलो अब यहाँ पे मैंने अलग सेगमेंट बनाया रखा है। देखो ये सेगमेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, FAQ बड़ी। ये आपकी तरफ से जो आप फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपका दोस्त है, ये कंप्यूटराइज FAQ बड़ी है, जो आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर मैं दूंगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इफ टेम्परेरी ट्रांसफर। हो सकता है ना कि मैं अपने दोस्त को वो पीसी टेम्परेरी एक दिन, आधा घंटा, 2 घंटे के लिए दे रहा हूँ, तो क्या वहां भी डीम्ड सप्लाई मान लेंगे? अब देखो वो सर्विस में आ गया ना। फिर तो मैं अपना एसेट किसी को यूज करने दे रहा हूँ, मतलब रेंट पे दे रहा हूँ, मतलब लीज पे दे रहा हूँ, तो वो सर्विसेज का हिसाब किताब अलग होता है अपने हिसाब से। यानी कि इन शॉर्ट वो जो सर्विस या जो रेंट है, जो लीज है, जो मैंने लिया होगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब किसी को 4 घंटे के लिए दिया तो वैसे तो प्रोपोर्शनेटली वो गड़बड़ है, लेकिन इतना हिसाब किताब तुम जीएसटी में रखोगे कहाँ से? ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आती है। सर व्हाट इफ आईटीसी नॉट अवेल्ड। हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल पूछा। यहाँ देखो ध्यान से, इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने 1 लाख पे 10,000 भर के 1,10,000 और मैंने आईटीसी क्लेम किया था 10,000 का। अब पता है क्या हुआ? मैंने इस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करना है। यानी मैंने गवर्नमेंट को तकलीफ दी क्या, दर्द दिया क्या? नहीं, मैंने उनको डे 1 से बोला मेरे को नहीं पता, मैं कभी भी इसको बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे केस में अगर मैंने उसका आईटीसी नहीं लिया था, मैंने उस केस में मेरे दोस्त को गिफ्ट दे दिया ना, तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। फ्री में दिया, डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर अगर पैसे के बदले दिया तो? अरे बाबा, अगर पैसे के बदले दिया तब तो आईटीसी क्लेम किया हो या नहीं किया हो, कंसिडरेशन याद करो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? जीएसटी इज टैक्स लिवाइड ऑन ट्रांसफर या सेल या व्हाटएवर। यानी कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कुछ दिया तब तो वो बाय डिफॉल्ट सप्लाई है। अपन यहाँ मुद्दा क्या है, बहस किस बात की है कि कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जो झोल झाल करने के लिए फ्री दे दिए जाते हैं, उन फ्री को हम पकड़ लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अगर आपने बिजनेस के एसेट परमानेंटली ट्रांसफर किए हैं और उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया था, सरकार को दुख हुआ तो आपको डीम्ड सप्लाई मान के उस पर टैक्स मांग लेंगे। और अगर आपने आईटीसी पहले क्लेम कर ही नहीं रखा था तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझियो क्या? पक्का? तो ये था आपका परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब देखते हैं इसके अंदर मॉड्यूल में कुछ और देखने लायक है क्या आपके और मेरे।
आई डोंट थिंक कुछ होगा, बट स्टिल देख लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। हाँ जी, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अब ध्यान से सुनो, आपको ना इन चारों केसेस में एक चीज़ हमेशा फील होगी कि यार कुछ तो झोल है, और वो कुछ झोल सरकार को भी एहसास हुआ, महसूस हुआ, और उनको लगा कि वो महफूज नहीं है, इसलिए उन पे यानी कि टैक्स पेयर्स पे एतबार ना करते हुए और वो एहसान फरामोश ना बन जाए, इसके लिए उन पे प्रोविज़न बना दिया। ओके, तो यहाँ देखो क्या है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो पहले देखते हैं यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है, और उसके पहले समझते हैं रिलेटेड पर्सन क्या होता है। दो इंसान रिलेटेड कब बनते हैं? जब वो एक दूसरे के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाप बेटा एक दूसरे के फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे आर रिलेटेड पार्टी। अब ये सब आपने लॉ में सीख रखा है, ठीक है, तो इतना इन डेप्थ जाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ लिखा है, वी कैन रेफर स्टडी मैट पेज नंबर 2.30। तो चलते हैं पेज नंबर 2.30 पे। यहाँ देखो, यहाँ लिख भी रखा है मैंने, क्या लिख के रखा है? रीड वंस, प्यार से एक बार रीड कर लो। और ये बेसिक सेंस क्या है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी डायरेक्टर के उसके रिलेटिव, पति पत्नी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो रिलेटेड पर्सन एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते वक्त झोलझाल कर सकते हैं, इसलिए कुछ प्रोविजन है उनके ऊपर। और क्या चीज़ है सर? और क्या बोल रहा है? और ये बोल रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन। अब बॉस डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? ध्यान से देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन में दो लोग कवर होते हैं, एक होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन और एक होते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये दोनों चीज़ें क्या है, ध्यान से समझो। अगर मैं कहूँ शॉर्ट में, तो शॉर्ट में इसका मतलब क्या है? अपना दूसरा ब्रांच इन अदर स्टेट और कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। इसका सिंपल मीनिंग ये है। अब अगर मैं इसको और एडवांस करके चलाऊँ और डेप्थ में घुस जाऊँ, गहराई में, तो क्या समझ में आता है? यहाँ पे देखो, यही गंदा करो, कहीं और जाऊँ? नहीं सर, कहीं और ही गंदा कर लो, ये आप हमको देने वाले, उसको गंदा मत करो। मैंने कहा ठीक है, नहीं करते। यहाँ पे देखो, ये मैं हूँ निक, मेरी ऑफिस है यहाँ पे मुंबई में। मुंबई कहाँ पे आता है? एक स्टेट है इंडिया में जिसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। अब मेरी एक ऑफिस और है, मेरी एक ऑफिस राजस्थान में है, ठीक है। अब मेरी एक ऑफिस राजस्थान में, एक ऑफिस मुंबई में है। मैं एक दूसरे के साथ, मैं यहाँ पे कुछ माल भेज रहा हूँ। देखो अगर मैं पैसे में भेजता हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंसिडरेशन आ गया, प्रॉपर सप्लाई आ गया, सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा नहीं, जीएसटी मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत कहाँ पे है? मैंने इनको सिर्फ गुड्स भेजा, सेंड गुड्स फ्री, आ गई ना दिक्कत, आ गई ना दिक्कत। भाई मैंने बिना कंसिडरेशन के भेज दिया अपनी दूसरी ब्रांच को, तो क्या बोला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब, ये निक की यहाँ मुंबई की कंपनी फर्म और राजस्थान की एंटिटी, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। अब सर डिस्टिंक्ट मतलब क्या? देखो जो जीएसटी है ना, ये सेंट्रलाइज्ड टैक्स नहीं है। सर्विस टैक्स वॉज सेंट्रलाइज्ड, जीएसटी स्टेट वाइज टैक्स। लॉ सेंट्रल है पूरा का पूरा, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो स्टेट वाइज किया जाता है। इसलिए हर स्टेट में जहाँ पे मेरी ऑफिस है वहाँ मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है जीएसटी का, अगर मुझे उस स्टेट में मेरी ऑफिस खोलनी है तो, ठीक है। अब वो बाकी सारी बातें उस फर्दर चैप्टर में आएगी रजिस्ट्रेशन में, जहाँ पे हम सीखते हैं रजिस्ट्रेशन कब करना है कब नहीं करना है। मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ बहुत सिंपल केस में, 2 जगह मेरी कंपनी है और 2 जगह मैं एलिजिबल रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे। अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस को कुछ माल दे रहा है, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना, दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट है। इनका ये टर्म है जीएसटी में, क्या डिस्टिंक्ट है? सर समझो मेरी महाराष्ट्र में 2 ऑफिस है, एक मुंबई में और एक पुणे में, और दोनों के सेपरेट जीएसटी नंबर है, दोनों के सेपरेट जीएसटी नंबर है। मुंबई की ब्रांच का अलग जीएसटी नंबर है, पुणे की ब्रांच का अलग जीएसटी नंबर है, दोनों महाराष्ट्र में है। मेरे 2 जीएसटी नंबर एक दूसरे के साथ में लेन देन कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन।
सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मुंबई और पुणे में 2 सेपरेट ब्रांच रखूं सेम स्टेट में, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही रखूं? चलेगा, पूरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से डील कर रही है, दोनों का जीएसटी नंबर सेम है, तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट तो नहीं कहलाए जाओगे, बट आप कहलाए जाओगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। या फिर आपकी दूसरी कंट्री में कोई ब्रांच है, अब वहां तो जीएसटी लागू हो ना हो, किसको पता हो उस कंट्री में, लेकिन वो दूसरे देश की ब्रांच और आपकी इस देश की ब्रांच, अब देखो दोनों रजिस्टर्ड हो तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। अब वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, वहाँ जीएसटी शायद एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी मेरी, लेकिन उसको बोलते क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। समझा क्या? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिस्टिंक्ट पर्सन मेरी ही दूसरी ब्रांच है, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल में लिख के रखा है, इसके लिए तुमको दर्द ना हो। तो क्या लिख के रखा है? अपना दूसरा ब्रांच इन अदर स्टेट और अदर कंट्री वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वही क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन। इतना याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई भी सम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन क्या कहता है? एक रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन सामान दे रहा है दूसरे रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन को, अब गुड्स है या सर्विस है, व्हाट्सएवर द केस में भी कुछ भी दे रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो क्या मान लिया जाएगा? वो मान लिएगा डीम्ड सप्लाई। सर फ्री में दिया, फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों रिश्तेदार हो, झोलपान कर सकते हो, इसलिए हम तो क्या मान लेंगे? उसको डीम्ड सप्लाई ही मान लेंगे। समझा गया? ओके। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे जो बॉस होते हैं, बॉस, पता है वो बॉस लोग भी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते हैं, और कहने से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, बॉस और एम्प्लॉय एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन है ऑलरेडी, एक दूसरे के फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लोग, तो वहाँ पे भी सेम प्रोविजन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोली यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कोई काम कर रहे हैं और वो काम एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे किया जा रहा है, तो उस केस में हम बीच में जीएसटी को नहीं घुसाएंगे। याद रहे, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हो रहा है तो नहीं घुसाएंगे जीएसटी। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के बाहर जाके अपने एम्प्लॉय को बोलता है, ले एम्प्लॉय लाइफ ले मेरी तरफ से गिफ्ट, ले कार ले मेरी तरफ से गिफ्ट। सब जो गिफ्ट खेलता है ना एम्प्लॉयर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हमको यहाँ तकलीफ है। बोला क्यों तकलीफ है? भाई वो बिजनेस ने, उस एम्प्लॉयर ने उस गुड्स को खरीदा होगा बिजनेस में यूज़ करने के लिए, किसी को बेचने के लिए, अब वो एम्प्लॉय को फ्री में बांटता फिर रहा है। भैया तेरे को बांटना है फ्री में बांट, तेरे को सेवा करनी है कर, लेकिन तू उस पर मजे मार रहा है, बिजनेस के नाम पे लेके या पर्सनल में गिफ्टिंग खेल रहा है। बोला नहीं चलेगा। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, अगर एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट का वैल्यू 50,000 तक है, तब तो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोविजन में फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर वो गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा का है, नहीं चलेगा। मतलब आईफोन महंगा वाला दिया, अगर iPhone 13 Pro Max 14 व्हाट्सएवर किडनी विडनी बेच के दिया होगा, तो 2-3 लाख का तुम फ़ोन दे रहे हो, 50K के ऊपर हो गया, तो ये अब सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी कि वो एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर को टेंशन नहीं है, एम्प्लॉयर सामान तो उसने दिया ना, तो उसके सेल में इसको डीम्ड सप्लाई मान के उस पर जीएसटी मांग लिया जाएगा। अरे समझ रहा है क्या तुमको? इसके ऊपर और बातें पढ़ते हैं, 2.33 पेज नंबर पे चलते हैं। ये देखो वापस यहाँ पे रिपीटेशन है। डिस्टिंक्ट पर्सन रजिस्टर्ड इन हेड ऑफिस दिल्ली, रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल, दोनों आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन। ये देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में, अनरजिस्टर्ड लिक्वर शॉप उत्तराखंड में। ये अनरजिस्टर्ड है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। अच्छा ये एक बात मुझे तुम लोग को सिखानी है, यहाँ देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में टेस्ट भी हो चुका है एमसीक्यू में, दो बार, एक बार तो हुआ, दूसरी बार का ध्यान नहीं। अगर स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, एक रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है या फैक्ट्री व्हाट्सएवर लखनऊ में है और दूसरा दिल्ली में है, और दोनों अगर एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टॉक, तो डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, ये अपन ने पहले ही बात कर लिया। हाउएवर transfer between 2 units of a legal entity under single registration apparently within same state
विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, दिस कैन बी अंडरस्टूड। एग्जाम्पल ठीक है, ध्यान से देखो। जो मेरा पहला एग्जाम्पल था मुंबई पुणे का एग्जाम्पल, मेरी दोनों ब्रांच मैं उधर लेके चलता हूँ, तुम तकलीफ मत लो, आराम से। इधर देखो, कलर चेंज करते हैं पेन का, ग्रीन करते हैं। सपोज करो जो मेरी मुंबई की ब्रांच है और मेरी पुणे की ब्रांच है, दोनों ने एक ही जीएसटी नंबर लेके रखा है। ऐसे केस में सेम स्टेट में भी है और एक ही जीएसटी नंबर पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कोई स्टॉक इंटरनल ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, वहां पर डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि जब स्टेट टू स्टेट ही घूम रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम है, तो एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं कि अपना ही घर ही है। तो लेकिन याद रहे, अगर मैं सेम स्टेट में 10 ऑफिस खोल के रखा हूँ और 10 ऑफिस के 10 सेपरेट जीएसटी नंबर लेके रखा हूँ, तो अब हम जो इंटरनल ट्रांसफर खेलेंगे ना, वो इस एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा, यानी कि इन शॉर्ट वहाँ पर डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। समझा क्या? नहीं समझा तो प्लीज़ पूछो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन यूपी यानी कि सेम स्टेट में, तो फिर स्टॉक ट्रांसफर को नॉट सप्लाई, डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उनको भी समझो। मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर in the course or furtherance of business do not constitute supply since they are not related persons or distinct person and there is no consideration involved. So इसको डेप्थ में लेके जाऊं कि ऊपर ऊपर से बता दूं? सर क्या ऊपर ऊपर से, डेप्थ में लेके जाऊं? जिसको नहीं डेप्थ में जाना वो ये वाला पार्ट स्किप कर लियो, ठीक है? सुनो इधर, एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और एक होता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब है ना, ये तो है ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। अब इसकी फैक्ट्री कैपेसिटी कम होती है, तो ये क्या करता है, कई बार ये ना ये दूसरों को अपॉइंट करता है, यानी कि कहने से दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढता है जिनकी फैक्ट्री कैपेसिटी आइडल है, और ये कहता है कि भैया एक काम करना, सर मेरे लिए बना देना ये चीज़। एग्जांपल लेते हैं सिंपल, पीसी का। पता है जैसे पीसी में वी नो द नेम प्रोसेसर्स, जैसे एग्जांपल i5 प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, ठीक है, एक i5। अब ये i5 सपोज करो, अब ये i5 तो आपका इंटेल तो बना ही रहा है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि उस कंपनी के अंदर चाह के भी जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्या करेगा, तो शायद इंटेल जाएगा किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास। ये थर्ड पार्टी कौन है? दीज आर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनको भी बनाना आता है चिप वगैरह। तो क्या करेगा पता है क्या, इंटेल है ना, इंटेल अपना खुद का ढांचा, स्ट्रक्चर, मोल्ड, डाइज किसको देगा? उस थर्ड पार्टी को देगा कि भाई मेरे को ना डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई करनी पर तो एक काम को थोड़ा मुझे बना के देगा क्या तू? बोला कैसा चाहिए? बोला देखिए ऐसा देखिए, ढांचा देगा ऐसा, इसमें भर के दे, ऐसा ही चाहिए। आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चर तो बना के दे देगा, बोलेगा ठीक, मेरे को तो क्या बिजनेस मिल रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या बोल दिया, भैया नाम तेरा नहीं, नाम मेरा ही रहेगा, नाम उस पर इंटेल ही लिखना है। यानी कहना है से मैंने, इन शॉर्ट मैंने बस उससे मेरा काम करवाया कि आपने उससे ले लिया। ऐसे केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन ढांचों की, उन स्ट्रक्चर की, उन मोल्ड्स की, उन डाइज की। उसका क्या होगा, होता क्या है, वो जो मोल्ड्स और डाइज हैं वो OEM ने इसको दिए होंगे, और ऑफ कोर्स वो तो फ्री में देने पड़ेंगे ना, वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा, वो मोल्ड्स, वो तो फ्री में देने पड़े होंगे। तो मुद्दा ये आया कि किसी ने पूछा सरकार से, सर ये एक कंपनी दूसरे कंपनी को ये मोल्ड्स, स्ट्रक्चर्स, डाइज फ्री दे रही है, बिना कंसिडरेशन के दे रही है, तो ये तो सर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर आपको शेड्यूल 1 का पार्ट 1 लगा के इसको डीम्ड सप्लाई मान लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने दिया क्लैरिफिकेशन, और गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई साहब ये जो मोड्स दिए जा रहे हैं ना, ये सप्लाई में नहीं आएंगे, भले ही कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। ये सिर्फ सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन, ठीक है। और क्यों नहीं आएंगे, देखो पहली बात, ये कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये एक मोल्ड्स ट्रांसफर हो रहा है। फिर आप बोलोगे सर पैरा टू की बात भी करते हैं, ये इंटेल और ये थर्ड पार्टी एक दूसरे से या तो डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, तो जब दूसरे को कनेक्शन ही नहीं है
तो फिर ये जो फ्री में दिया ना, ये डीम्ड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। ठीक है, यही सर्कुलर था जो मैंने आपको बताने का प्रयास कर लिया। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबाउ, हाउएवर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ द लीव। ये मैंने बता दिया, पहले वही रिपीट लिखा है। मैंने क्या बताया था कि एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, वो जीएसटी से बाहर है अगर वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंदर है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने बोला है तेरे को 8 घंटा काम करना है, पीसीबी डेटा एंट्री का काम करना है, तो जो तो 8 घंटा वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय सर्विस तो दे रहा है, लेकिन वो सर्विस किसके तहत दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के तहत दे रहा है। तो ये सर्विस देना, आप बोलोगे जीएसटी ले ले, जीएसटी नहीं, ये सर्विस एग्जेम्प्टेड है। एम्प्लॉय गिविंग सर्विस टू एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, और ये लिस्ट शेड्यूल 3 में है, जो हम आगे लिस्ट पढ़ेंगे पूरी कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ये आगे आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 50,000 तक का गिफ्ट हुआ अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाले सप्लाई में काउंट कर लिया जाएगा। अब गिफ्ट मतलब क्या होता है, ये किसी जीएसटी में डिफाइन नहीं किया गया, बट जीएसटी मतलब नॉर्मली क्या होता है, गिफ्ट मतलब वही होता है, आईफोन वाईफोन दे दिया या कुछ भी पैसा वैसा दे दिया, उड़ा दिया पैसा, उसके ऊपर ये जा जो करना है कर। मगर बात करते हैं परक्विजिट्स की। नाउ व्हाट इज परक्विजिट्स? It follows therefrom that the payment made by the employer to the employee in the terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not subjected to GST. Then same would not hold true for free housing to the employees. The same would hold true for free housing to the employees when the same is provided in terms of the contract between the employer and employee and is a part and parcel of the cost to company, C2C. सर ये क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है ना, वो जीएसटी में आता है 50K के ऊपर हुआ तो, लेकिन उनके एम्प्लॉयमेंट के टर्म में लिखा था कि जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करोगे कंपनी आपको एक लैपटॉप देगी, तो फिर वो गिफ्टिंग वाला पार्ट नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट टर्म था ना। कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि स्टे अकोमोडेशन कंपनी आपको देगी, तो भैया जब ये सब टर्म में लिखा है, एम्प्लॉयमेंट के टर्म में लिखा है, कंपनी के कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, C2C का पार्ट बन रहा है, तो वहाँ थोड़ी तुम जीएसटी मांग लोगे यार। जीएसटी क्या मांगते हो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बाहर जाकर तुम कुछ गिफ्ट दे रहे हो और 50,000 से क्रॉस कर दिया, वहाँ पे हम डीम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन जैसा ही है। ओके, सो अपन बात कर रहे हैं डीम्ड सप्लाई की, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच इज़ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ पे आईडी से आपने क्लेम किया है। सेकंड केस है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। टोटल 4 चीज़ें, थर्ड चीज़ पे आ गए। फोर्थ बहुत सिंपल, एकदम हल्का सा खत्म हो जाएगा। थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। आज आंखों में कुछ तो हो गया है, चलो कोई नहीं। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये जो पैरा नंबर 3 है शेड्यूल 1 का, ये याद रहे, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये सिर्फ बात करता है गुड्स की, ओनली गुड्स। हाँ, यहाँ सर्विसेज गलती से मत ले लेना, ओनली गुड्स, ओनली एंड ओनली गुड्स। हाईलाइट कर रहा हूँ, भूलना नहीं। अभी तक दोनों पार्ट में क्या था, गुड्स और सर्विसेज दोनों था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ गुड्स है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे सीन क्या है, एक प्रिंसिपल अगर एजेंट को कुछ दे रहा है और सप्लाइज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इश्यूज इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम, तो डीम सप्लाई बन जाता है। सर ढंग से बोल रहा हूँ सर, समझ नहीं आया, वापस सुनो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। हम पता है बात क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको अपने एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल जो समझता है ना वो वहाँ पे नहीं समझेगा। ये ना मैं हूँ, मैं मिस्टर NS,
ठीक है, मैं हूँ प्रिंसिपल, गुड्स मेरा है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा एजेंट है और ये ना मेरे कंज्यूमर है, ये सब मेरे कंज्यूमर्स हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एजेंट को, एजेंट साहब ये कुछ गुड्स हैं, ये गुड्स हैं, ये गुड्स है ना, ऑब्वियसली हम इसके थ्रू बेचेंगे। कहा एजेंट तू इसको इनको बेच दे। एजेंट ने कहा ठीक है सर मैं बेच देता हूँ। अब वो गुड्स है ना, गुड्स, हम किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं, हम ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा है ना, क्या ये सप्लाई है, क्या ये सप्लाई नहीं है, बस यही सीखने के लिए ये प्रोविजन सीख रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये सप्लाई कैसे मान लोगे, प्रिंसिपल तो सिर्फ एजेंट को माल भेज रहा है और जब वो एजेंट बेचेगा तब तो सेल होगा ना। ये तो हमने सीखा था कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में, शेपडी में। प्रिंसिपल ने माल भेजा तब थोड़ी सेल होता है, जब एजेंट माल बेचेगा तब सेल होगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, अब आप बड़े हो गए, अब आपको ध्यान से देखना है कि फाइनल बिल कौन बना रहा है। ये थर्ड पार्टी है, यानी कि ये मेरे कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर के पास जो इनवॉइस आ रहा है, इनवॉइस, वो इनवॉइस कौन बना के दे रहा है। अगर वो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो देखो ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस, मेरा क्वेश्चन क्या है, इनवॉइस कौन बना रहा है। पहले केस में कि इनवॉइस जो फाइनल कंज्यूमर के पास इनवॉइस आ रहा है ना, वो प्रिंसिपल ही बना रहा है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ने सामान एजेंट को दिया और क्या बोला, एजेंट तो सामान बेच दे और जब बेचेगा तो मुझे बोल देना बिल, मैं बिल इशू करूंगा। तो प्रिंसिपल ही बिल इशू कर रहा है और एजेंट सिर्फ उससे बिल लेके कस्टमर्स को दे रहा है। ऐसे केस में जब बिल प्रिंसिपल ही बना रहा है तो जो प्रिंसिपल ने माल एजेंट को भेजा है, क्या हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे। देखो एजेंट जो बेच रहा है वो तो सप्लाई है ही है, सप्लाई भी किसका है, प्रिंसिपल का ही सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल तो बिल बना रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपल ने सिर्फ एजेंट को माल रखने के लिए दिया कि तो बेच देना टाइम टू टाइम, तो सिर्फ प्रिंसिपल टू एजेंट को जो माल सेंड हुआ है, क्या वो सेंड हुआ सप्लाई है। पहला केस जहां बिल प्रिंसिपल बना रहा है वो सप्लाई नहीं है। सर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में दो बिल बन रहे हैं। जब प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है ना, तो एक बिल बन रहा है प्रिंसिपल के नाम टू एजेंट, फिर जब एजेंट कस्टमर को बिल दे रहा है तो बिल एजेंट बना रहा है, इनवॉइस एजेंट बना रहा है। भैया अब हो गई दिक्कत। जब एजेंट कस्टमर्स को बिल जब सामान बेच रहा है तो एजेंट अपने नाम पे बिल बना के दे रहा है, मतलब ये तो एजेंट खुद का सेल हो गया एजेंट का। इसीलिए जब प्रिंसिपल भी एजेंट को माल भेज रहा है तो प्रिंसिपल अपना बिल बना के एजेंट को दे रहा है, प्रिंसिपल बिल नहीं बना रहा है कंज्यूमर्स कस्टमर्स के नाम पे। यानी यहाँ पे दो सेल ट्रांजेक्शन है। जो दूसरा ट्रांजेक्शन है यानी कि एजेंट टू कस्टमर, वो तो एनीवे सेल है, हमने पहले भी देखा। लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो अभी हुआ है, जो प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया और बिल बना के दिया खुद एजेंट के नाम पे, यहाँ पे कहानी खत्म। और यहाँ पे क्या बोल दिया, हो सकता है प्रिंसिपल एजेंट से पैसा ना लेवे, सिर्फ माल भेज दिया, बोला पैसा जैसे बाद में लूंगा, और नहीं चलेगा। हम क्या बोलेंगे इसको, डीम्ड सप्लाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फटाफट सुनो मैंने क्या बोला। प्रिंसिपल एजेंट को माल भेज रहा है और एजेंट कस्टमर्स को माल बेच रहा है। आपको चेक करना है बिल कौन बना रहा है। अगर बिल बना रहा है फाइनली प्रिंसिपल ही बिल बना रहा है, पूरा लास्ट का बिल, तो उस केस में जब प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजेगा तो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जब प्रिंसिपल एजेंट को माल भेज रहा है, प्रिंसिपल बिल बना रहा है एजेंट के नाम पे, एजेंट बिल बना रहा है कंज्यूमर्स के नाम पे, तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजा है हम मान लेंगे अभी सप्लाई हो गया, और उस केस में उस सप्लाई को सप्लाई मान के जीएसटी मांग लिया जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। ये फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स इस तरह के बहुत सारे हैं। आप लोग को दिक्कत आना लाजमी है, टेलीग्राम पे जाइए, पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल टू एजेंट, उसका है वाइस वर्सा थर्ड पर्सन टू एजेंट। भाई थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन प्रिंसिपल जैसे कुछ खरीदना, एग्जाम्पल सपोज करो, एजेंट रिसीव्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड रिसीव्स इनवॉइस इन हिज ओन नेम। अब एजेंट ने कोई माल उठाया थर्ड पार्टी से खुद के नाम पे और एजेंट ने प्रिंसिपल को अलग से बिल बना के दिया।
तो ऐसे केस में जब एजेंट ने सेपरेट बिल बनाया है अपने परचेज का फिर अपने सेल का, तो भाई साहब फिर जो एजेंट माल दे रहा है ना प्रिंसिपल को, ये भेजने को भी क्या मान लेंगे, ये सेल दिख नहीं रहा है हम क्या मान लेंगे, फिर भी इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। समझा, ऊपर था वैसे हम यहाँ पे बताया। एकदम अच्छे से याद रहे, अगर फाइनल बिल प्रिंसिपल ही बना रहा है फॉर कंज्यूमर्स तो डीम्ड सप्लाई में नहीं आएगा। एजेंट बिल बना रहा है तो प्रिंसिपल एजेंट के जो सप्लाई होगा वो डीम्ड सप्लाई में आ जाएगा। ठीक है जी, पक्का, कसम खाओ अपने अपने टेलीफोन की और यूट्यूब की। अब यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशंस और आएंगे आगे, अभी देख लेते हैं। डेल क्रेडर, इसके ऊपर ही आया था एमसीक्यू कि शायद दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आया था। बगा, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू डेल क्रेडर एजेंट। अब अगर आपको डीम्ड सप्लाई समझ में आ गया, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में भी कंसिडरेशन का शेयरिंग नहीं है, तो भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं अगर बिल एजेंट बना रहा है। अब समझते हैं डेल क्रेडर। देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है रेफर हैंड एनोटेशन, तो हम आएंगे हैंड एनोटेशन के ऊपर। मैंने मस्त बनाया आप लोगों के लिए, देखो मेहनत पसंद आ रही तो कृपया करके लाइक तो कर दीजिएगा वीडियो को। प्लीज़ क्या होता है, आपका हक बनता है यार, करना ही चाहिए आपको। सर आप बहुत पका रहे हो, पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है चलो। डेल क्रेडर एजेंट, अब देखो सबसे पहली बात, ये डेल क्रेडर एजेंट का मतलब आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में पहली बार पढ़ा था। अगर आपने शेपटी दिया है तो डायरेक्ट एंट्री वालों आप लोगों ने बीकॉम या बैफ में कहीं पे देखा होगा, अकाउंट्स में चैप्टर आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कुछ नहीं देखा हमने तो, आप बताओ, सुनो फिर। देखो नॉर्मल सिचुएशन पे क्या होता है पहले वो समझो, फिर हम समझते हैं डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है। नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजता है, एजेंट कस्टमर को माल बेचता है। ये सेल करता है और ये सेंड करता है। अब नॉर्मल कोर्स में होता है क्या है ना, ये जो एजेंट माल कस्टमर्स को बेचता है ना, ये माल क्रेडिट में भी बेचता है उधार में, और ये माल कैश में भी बेचता है। अगर इसने क्रेडिट पे माल बेचा, अब सपोज फर्स्ट केस नॉर्मल केस प्रिंसिपल ने बिल बनाया होगा, तो जब क्रेडिट ने माल बेचा, क्रेडिट उधार पे माल बेचा, तो क्रेडिट में माल बेचा 1 लाख रुपए का। अब बैड डेट्स तो हो ही सकते हैं, हो सकता है इस 1 लाख में से 20,000 डूब जाए और 80,000 ही वसूल हो। तो कहना है इससे इस प्रिंसिपल का इस एजेंट के द्वारा उधार का सेल तो 1 लाख हुआ था, मगर वसूली कितना हुआ, सिर्फ 80,000 का। 20,000 क्या हो गया, डूब गया। 20,000 लॉस किसका है, बोलो एजेंट का कि प्रिंसिपल का? सर प्रिंसिपल का। नॉर्मल एजेंट कभी भी बैड डेट का बोझ अपने सर पे नहीं लाद के घूमता। वो बोलता है मैंने अपने बोनाफाइड सेल करवा दिया है, आपको बताया था पहले भी किसको सेल कर रहा हूँ, आपको सही लगा तो आपने बेच दिया, सही लगा तो आपने बेच दिया। अब आपने बेच दिया तो आपकी मर्जी है, नहीं आया पैसा तो नहीं आया, डूब गया, भुगतो, तो मुझे क्या करना है। ये होता है नॉर्मल एजेंट। इसके बाद आता है देवता एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, देवता। सर देवता क्या होता है, देवता देव मानुस। अब आता है देवता एजेंट। अब पता है देवता एजेंट क्या होता है, देवता एजेंट इज नथिंग बट डेल क्रेडर एजेंट। देखो डी फॉर देवता, डी फॉर डेल क्रेडर। देवता एजेंट बोलता है कि प्रिंसिपल साहब मैं आपका जो उधार में 1 लाख का माल बेच रहा हूं ना, हो सकता है कि उसमें से बैड डेट हो जाए 20,000 का, लेकिन इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो पैसा डूबेगा पैसा मैं अपने जेब से दूंगा। ऐसा कौन बोलता है, देवता एजेंट। कौन सा एजेंट, देवता एजेंट। देवता एजेंट मर जाए डेल क्रेडर एजेंट। समझा क्या, यही डेल क्रेडर एजेंट की खासियत है। अब कोई बच्चा जिसको डेल क्रेडर एजेंट फर्स्ट टाइम सुना, पता है वो क्या बोलेगा, सर ये डेल क्रेडर एजेंट इतना देवता क्यों है, सच में देव मानुस है क्या? अरे देव मानुस सच में नहीं रे बाबा, सिर्फ समझाने के लिए बताया तुमको। नॉर्मल एजेंट को अगर कमीशन 2% मिलता होगा ना,
तो देवता एजेंट को कमीशन 5% मिलता है सेल का। ये एक्स्ट्रा कमीशन के चक्कर में इतना रिस्क सिर्फ लिए घूमता है, समझा गया? तो देवता है। कोई नेक्स्ट टाइम पूछे ना डेलीकेट एजेंट मर्नजे का है तो क्या बोलेंगे मालूम है? देवता एजेंट। देवता एजेंट नहीं, देवता एजेंट, है ना बाबूराव का स्टाइल, देवता एजेंट। आता बघा, एक सेकेंड, अभी सिर्फ मतलब समझिए हो डेलीकेट एजेंट का। डेलीकेट एजेंट में कुछ क्लैरिफिकेशन आया, वो तो सुनो भाई। ओके, अगेन 2 केस है आपके पास में। पहला, इनवॉइस किसके नाम पे है? प्रिंसिपल के नाम पे फाइनल इनवॉइस। अगर प्रिंसिपल के नाम पे ही फाइनल इनवॉइस है तो कहने से वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है, बिकॉज शेड्यूल 1 में क्या कवर होता है? जहाँ पे इनवॉइस किसके नाम पे है? एजेंट के नाम पे, यानी कि मैं प्रिंसिपल एजेंट के नाम पे और एजेंट कस्टमर के नाम पे, वहाँ पे आता है शेड्यूल 1 अप्लाई होता है। तो ध्यान से देखो, दोनों केस की बात करते हैं। डेल ट्रेडर एजेंट है, देवता एजेंट है, तो किस तरह से काम होगा? देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने माल दिया एजेंट को, एजेंट ने माल दिया कस्टमर को। अब हो सकता है कस्टमर डिले कर रहा है। अब कस्टमर डिले करे नहीं करे, कहना ऐसे लॉस तो जो भी होगा वो एजेंट ही भुगतेगा। तो ऐसे केस में क्या एजेंट सीधा केस कर देगा कस्टमर पे? कस्टमर लेट हो गया तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंट होता है ना, वो टेम्परेरी ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन दे देता है डेटर्स को। इन शॉर्ट, डेटर्स फ़ोन करते हैं, साहब 1 महीना और दे दो, दे दूंगा पैसा। तो ये बोलता है दे दिया, हाँ जा 1 महीने बाद दे देना। तो ये क्या है? दिस इज शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है उसके बदले ये एजेंट कमीशन लेगा ना उस डेटर्स के साथ में, कि भैया तू तो लेट दे रहा है, मैं देवता एजेंट हूँ, मेरे को तो मेरे प्रिंसिपल को टाइम पे पैसा देना ही पड़ेगा, तो मैं तो अपने जेब से दूंगा पैसा, तू मेरे को लेट देगा तो साथ में तू मेरे को ब्याज भी दे। अब सोच के बताओ, ऐसे केस में ये जो एक्स्ट्रा टाइम देवता एजेंट उस कस्टमर को दे रहा है, क्या इससे कोई भी तंबूरा फर्क पड़ता है प्रिंसिपल को? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तो पैसे मिल गए टाइम पे। सिंपल सी बात है, उसको तो पैसे मिल गए टाइम पे। तो ऐसे केस में ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की फैसिलिटी कौन दिया? एजेंट दिया। तो ये कहना है ऐसे ये सारा काम एजेंट अलग से अपने खुशी के लिए कर रहा है, इंटरेस्ट कमाने के लिए या इंटरेस्ट को एक्स्ट्रा गेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सेपरेट सर्विस ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मेन सप्लाई। यहाँ मेन सप्लाई क्या है? जो प्रिंसिपल ने कस्टमर को फर्स्ट मेन बिल इशू किया होगा वही मेन सप्लाई है। तो बोला ये मेन सप्लाई का जो इनवॉइस है उसका पार्ट तो ये इंटरेस्ट नहीं बन सकता ना यार। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये एजेंट खुद अपने हिसाब से सर्विस दे रहा है। समझ रहे हो बात को? और समझेगा, सेकंड केस सुनो। इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। अब एजेंट के नाम पे इनवॉइस बना, शेड्यूल 1 में कवर हो गया। अब यहाँ 2 सप्लाई है। पहला, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया माल और एजेंट ने कस्टमर को दिया। तो जो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया वो क्या है? कहना से वो मेन सप्लाई हो गया, मेन सप्लाई 1, दोनों मेन सप्लाई है। और एजेंट ने दिया माल कस्टमर को, तो ये क्या हो गया? मेन सप्लाई 2। अब ऐसे केस में हो सकता है फिर देरी हो जाए, फिर देरी हो जाए, फिर देरी हो जाए। अब फिर देरी हो जाए तो क्या बोलेगा एजेंट बोलेगा साहब, कस्टमर को बोलेगा कि मैं तेरे को टेम्परेरी ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन देता हूँ, 1 महीना लेट दे देना पैसा। अगर एजेंट तो इस पर ब्याज इस पर भी लेगा। एजेंट तो पहले किस पे भी ब्याज दिया था, इस केस में भी ब्याज लेगा। लेकिन ये कोई सेपरेट सर्विस ऑफ लोन नहीं है ना। क्यों? कहना है कस्टमर को बिल कौन दिया बना के? एजेंट के नाम पे बिल है। अब एजेंट मतलब इस केस में एजेंट खुद अपना माल बेच रहा है ये मान लिया जाएगा ना, क्योंकि इसके नाम पे बिल है। तो जब मैं खुद अपना माल किसी को बेच रहा हूँ और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, तो क्या मैं कहूँगा कि मैं सेपरेट ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ? नहीं, मैं क्या बोलूँगा? मैंने उसी में एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसी ट्रांजेक्शन में एक्स्ट्रा टाइम दिया। मतलब क्या ये मेरे इनवॉइस में ऐड हो जाएगा ना बाद में? एक चैप्टर आएगा आगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वहाँ पे ये चीज़ें इन डेप्थ आएगी। बट फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक समझाने का ट्राई किया कि ऐसे केस में जहाँ पे बिल एजेंट के नाम पे है, तो एजेंट को सेपरेट सर्विस तो दे नहीं रहा है लोन देने लेने का, वो तो उसी सेल वाले पार्ट में ही वो सर्विस दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा ना एजेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मेन सप्लाई 2, यानी कि ये जो एजेंट ने इसको सप्लाई किया है मेन सप्लाई 2 इसका पार्ट बन जाएगा। समझता है क्या?
जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको थोड़ा दर्द हो सकता है दिल के अंदर, जिसने पहले पढ़ लिया है उसको तो मज़ा आ गया होगा। जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इसी पूरे पार्ट को दोबारा सुन देना, मज़ा आ जाएगा। और फिर भी ना समझे या कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर मैसेज डालना, मैं वॉइस नोट भेजूंगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी जो आपने कहा एक बार फटाफट कह दो ना शॉर्ट में तो मज़ा आ जाए। डेल क्रेडिटर एजेंट, लॉस कौन भुगतता है? बैड डेट्स का डेल क्रेडिटर एजेंट भुगतता है। अब चेक करना है शेड्यूल 1 में कवर होता है कि नहीं होता है। 1 में कवर कैसे नहीं होता है? अगर मेन सप्लाई यानी कि इनवॉइस किसके नाम पे है? प्रिंसिपल के नाम पे। इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो एजेंट तो खाली बीच का दल्ला है, एजेंट है तो वो क्या कर रहा है, उसके नाम पे तो बिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है किसको? कस्टमर को। तो ये एक्स्ट्रा टाइम देना मतलब क्या? एक्स्ट्रा लोन देना मतलब क्या? खुद ही बैंक बन गया। ये तो बैंक बन गया तो इंटरेस्ट कमा रहा है, मतलब सेपरेट ट्रांजेक्शन है। तो मेन जो सप्लाई दिया उसके पार्ट में पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि उसका पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट कस्टमर को दे रहा है, तो यहाँ पे एजेंट खुद ही तो कस्टमर को बेच रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेगा वो खुद अपने इनवॉइस में ऐड कर देगा कि भैया चल अब मैं तुझसे इतना नहीं इतना लूंगा, इतना पैसा लूंगा। तो डेटर्स ही बढ़ गया ऑटोमेटिकली, तो सेल्स का ही पार्ट बन गया वो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आज कुछ दिक्कत लग रही है हेल्थ में भी, देखते हैं। कुछ गड़बड़ है आज हेल्थ के अंदर, बट अब प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस तो फुलफिल करना ही है और ये करके ही रहेंगे अपन। आप लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है और एग्ज़ाम के साथ में मैं नहीं खेल सकता आप लोग की। ओके, तो मैंने कहा था टोटल 4 चीज़ें शेड्यूल 1 में। अब आती है चौथी चीज़। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। अब ये क्या है? कोई भी एक है पर्सन हिंदुस्तान में है, कोई पर्सन हिंदुस्तान में है और एक पर्सन और है जो हिंदुस्तान के बाहर है। ऑब्वियसली इंपोर्ट कब होगा? जब एक पार्टी इंडिया के बाहर होगी और हम इंडिया के अंदर, यानी कि हम इंडिया में होके इंडिया के बाहर से कहीं से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये दोनों क्या है मालूम है आपस में? ये दोनों आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड हो सकता है मैं हूँ, मेरे डैडी का ऑफिस आउट ऑफ कंट्री है, मेरे भाई का ऑफिस आउट ऑफ कंट्री है, कोई और मेरा डायरेक्टर है कनेक्टेड, उसका ऑफिस आउट ऑफ कंट्री है। जो भी है वो कौन है? रिलेटेड पर्सन है। और ये क्या हो रहा है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस किया जा रहा है भैया। मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने रिलेटेड पार्टी से इंडिया के जो बाहर रहता है उससे कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ फर्दरनेस या कोर्स या फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो क्या मान लेंगे, भले ही ये मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री कर रहा हूँ, सामने वाला मुझसे पैसा नहीं ले रहा है, सरकार क्या बोलेगी मत लेने दे, हम तो मान लेंगे कि डीम्ड सप्लाई और तेरे से जीएसटी मांग लेंगे। एकदम सिंपल सा ये वाला। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हमने पहले भी कुछ बातें की हैं, तो उसको लेकर देखो एक सेपरेट चार्ट भी है यहाँ पे। ये चार्ट पढ़ लोगे आपको मजा आ जाएगा जीवन का। सर क्या है ये चार्ट? देखो ध्यान से। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको चेक करना है कि वो विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। देखो अगर वो विद कंसिडरेशन है तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेक्शन 7(1) स्टार्टिंग में याद है कि हमने डिस्कस किया था। अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है तो फिर तो वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई ही मान लेंगे। याद आ रहा है क्या? लेकिन अगर वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है बट बिना कंसिडरेशन के, तो बिना कंसिडरेशन के हम सप्लाई सिर्फ तब मानेंगे जब रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से और साथ साथ में फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए आपने लिया हो। मतलब मैं अपने डैडी से कोई सर्विस ले रहा हूँ बाहर से, तो वो रिलेटेड पर्सन है क्या, मेरे को अपनी दूसरी फर्म है वहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन, या तो उससे सर्विस ले रहा हूँ और बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, सिर्फ तो ही सप्लाई मानेंगे और अदर सारे केस में सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब सर हो सकता है मेरे डैडी के वहाँ पे ऑफिस हो, मैं उससे कोई सर्विस ले रहा हूँ मगर वो सर्विस फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, पैसे तो दे ही नहीं रहा हूँ, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, क्या पैसे दूंगा अपने डैडी को, और कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूँ उनको, और साथ साथ में जो सर्विस दे रहा हूँ बिजनेस की सर्विस नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ भी पूछ रहा हूँ कि आज मेरा दिन कैसे होगा, उनको एस्ट्रोलॉजी आती है, आज दिन कैसे होगा मेरा, नॉट फॉर बिजनेस मैन। सो इफ इट इज नॉट फॉर बिजनेस,
in that case it would not be counted under deemed supply and it would not be termed as deemed supply and वो supply नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में नोटबुक 1 में भी बताया था। ये देखो जो अपन एकदम स्टार्ट का सीखा था ना, हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लाएगा तभी जीएसटी लिवाई करते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन क्या था, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो हम फर्दरनेस ऑफ बिजनेस को चेक नॉर्मली नहीं करते बिकॉज वो एक्सेप्शन में आ जाता है। लेकिन बस ध्यान रहे वो बात हो रही थी विद कंसिडरेशन की, तो विद कंसिडरेशन बिजनेस के लिए हो या पर्सनल के लिए हो सप्लाई में आ ही जाएगा। लेकिन बिना कंसिडरेशन है तो फिर चेक करना है क्या वो रिश्तेदार है, डिस्टिंक्ट है और बिजनेस के लिए ले रहे हो तो सप्लाई, वरना नॉट अ सप्लाई। ठीक है, पक्का? सर कुछ एग्जांपल दो ना इसका, नॉट इन फर्दरनेस ऑफ बिजनेस क्या? अरे आप लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो बताओ मेरे को, करते हो नेटफ्लिक्स यूज़? कैसे नेटफ्लिक्स आप हो सकता है बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है नॉन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, बट पैसे दे रहे हो कि फ्री में यूज़ कर रहे हो? नेटफ्लिक्स वाला किसको देता है? फ्री में। अब तुम वो सब मत बताना हम तो जुगाड़ करते हैं ये करते हैं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आम इंसान, मेरे जैसे आम इंसान, मासूम से इंसान की बात कर रहा हूँ। क्या करूँगा मैं? परचेज करूँगा। अब मैं उसको बिजनेस के लिए यूज़ करूँ कि पर्सनल के लिए? देखो यहाँ पे ये क्या है, मैं बोल सकता हूँ प्यार से बिजनेस के लिए और ये कह सकता हूँ प्यार से पर्सनल के लिए। दोनों केस में सप्लाई मानते हैं और जीएसटी लगता है, इसलिए नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको जीएसटी चार्ज होता है, वो चार्ज करता है, उसका सप्लाई माना जाता है इसके लिए और आपसे जीएसटी लिया जाता है और सरकार को जीएसटी भरता है। लेकिन अगर ये फ्री होता तो मैं चेक करता नेटफ्लिक्स का मालिक मेरा पहचान वाला है, मेरा रिलेटेड है क्या और मैं काम के ले रहा हूँ तो सप्लाई माना जाता है। ठीक है, पक्का? फाइन। तो ये था आपका शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 को मैंने जानबूझ के अलग से सेपरेटली कवर किया, इसको हम सेपरेट ही रखेंगे। भले लेक्चर शायद ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, 1 आवर के आसपास का हुआ हो, लेकिन इसको मुझे दूसरे पार्ट से मिक्सअप नहीं करना है। अगले पार्ट में हम लोग जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल 2 है वो आराम से जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो है आपका शेड्यूल 3 का लिस्ट आएगा, वो भी आराम से हो जाएगा। और लास्ट छोटा सा पार्ट है कंपोजिट मिक्सअप में, यानी कि अगले पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा हल्का सा हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहा है कि तो कहीं कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आया हो तो पहले से ही एक्सक्यूज़ कर देना उस चीज़ के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये फ्रेश लेक्चर्स जो मैं फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ आपके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी सजेशन देना हो, वो सजेशन इन लार्ज सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो हो पाए तो मैं ऑफ कोर्स उसको इनकलकेट करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, कम करना है तो वो भी बताइए, और लग रहा है स्पीड कम है, ज़्यादा करना है तो वो भी बताइए। व्हाट्सएवर द केस में भी बात करोगे तभी तो बात बनेगी यार। गुमसुम रहोगे, चुप रहोगे तो बात कैसे बनेगी बताओ? तो बात करो। अब फिजिकल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन तो क्या हो गया, बात तो कर ही सकते हैं। हर एक कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ क्या होता है, हक बनता है यार, बात करो। फाइन, चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा, टेक केयर।